मैं शिवाजी भाई साहब आपसे मैं आज अपनी बातचीत को इसी के इर्द गिर्द रख रहा हूं जो बीजेपी की बात है। और वो बड़े बड़े रंगीन पोस्टर निकल रहे हैं, रंगीन कागज पे, मोटे महंगे कागज पे छापा जा रहा है, लेकिन उसका मूल जो है वो जरा आपसे समझना चाह रहा हूं। उनका तीसरा कमाल, वो कह रहे हैं मेरा ये तीसरा कमाल है। शिवाजी भाई साहब आपका चेहरा नहीं आ रहा है पूरा, आपका थोड़ा चेहरा आपको अपना वो एडजस्ट करना होगा। नहीं, आपका चेहरा आप, हाँ अब आया चेहरा। एक्चुअली आपको नहीं, ज्यादा ऊपर हो जा रहा है। मेरा कहना है मुंह पे फोकस कर लीजिए। हाँ बस बस अब आ गया। ये कह रहे हैं करप्शन एंड क्रोनिज्म, क्रॉनिक कैपिटल की बात कर रहे हैं। एलआईसी, वो कह रहा है एलआईसी का प्रॉफिट जंप 27 टाइम्स इन 1 ईयर। एसबीआई ने रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट। फिर वो कह रहे हैं इंडिया हैज द बेस्ट रिकॉर्ड एवर इन ब्रिंगिंग बैंक बैक फ्रॉड्स, और उसमें नाम ले रहे हैं क्रिश्चियन मिशेल बोलिए या माइकल बोलिए, जो ऑगस्टा वेस्टलैंड वाला जो वो डील हुई थी उसको जब दुबई से किया था। BJP and its allies have the best record in governance, hence they currently serve in 15 states while Congress is reduced to just 4. मैं इस पे आऊं उससे पहले मैं जरा आपसे एलआईसी और एसबीआई और ये जो करप्शन की बात और इसमें अडानी जी की बात भी आपसे समझना चाहेंगे। दर्शकों को मैं केवल एक बात बता दूं, ये क्रिश्चियन मिशेल जिसको ये कह रहे हैं कि ये इसको ब्रिंगिंग बैक, इनको लेके ये वापस आए, ये मैं इसलिए याद दिला दूं, ये वही सज्जन हैं जब यूएई के शासक की लड़की जो जो मेजर थी, 18 साल से नहीं, वो 30-35 साल की महिला, वो अपने फादर के बहुत सी चीजों से दुखी होके अपना देश छोड़ के भागी। उन्होंने हिंदुस्तान में शरण लेने की गुहार की। उनको बजाय उनको शरण देने के इस सरकार ने उनको हाई सीज में अरेस्ट किया। अरेस्ट करके ये क्रिश्चियन मिशेल नाम के जो सज्जन हैं इनसे एक्सचेंज किया। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, ये वो देश है जिसने एक समय दलाई लामा को इस देश में शरण दी थी, और ये जानते हुए शरण दी थी कि हमारे बगल का एक चीन जो है इसको पसंद नहीं करेगा और हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और शायद कीमत चुकाई भी। लेकिन जो भारत की जिसकी परंपरा की बात बार बार बीजेपी करती है, उस परंपरा में अगर घर पे कोई आके शरण मांगने आ जाए तो ये वापस नहीं किया जाता है। इन्होंने तो उस महिला को जो पीड़ित थी उसको वापस किया है। लेकिन मैं अब मूल प्रश्न पे आ जा रहा हूं। करप्शन की बात कर रही है बीजेपी, आपको कैसा लग रहा है करप्शन और बीजेपी, और कह रही है कि एलआईसी और एसबीआई में कितना अच्छा काम हुआ? नमस्कार जी जी। करप्शन और बीजेपी का बड़ा गहरा संबंध है, और जब ये करप्शन की बात करते हैं तो इन लोगों का चरित्र करप्शन का इनका चरित्र ही है। ये लोग जो है इनका चरित्र ही पूरा करप्ट है, ये कहा जाएगा। इसमें विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और इनके समय में ललित मोदी, जितना आदर के साथ उनको विदेश भेज दिया गया, जो पैसा लूट कर ले गए। और वीडियो कान में आपने देखा वो जो चंद्रा कोचर को कैसे वो गिरफ्तारी भी हुई लोगों की, तो अपने कैसे वो देवर को किसको पैसा दे दिया वीडियो कान में, जो ICICI बैंक से दिया। और जो बैंकों की स्थिति जितनी खराब हुई, सच तो है कि बैंकों में पैसा ले जाने के लिए और देश के कंपनियों को, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी जिनका वो जो कर्जा था वो राइट ऑफ नहीं हो पा रहा था, बैंक खाली हो गए थे, तो नोटबंदी तो बैंकों में पैसा भर के अपने मित्रों को कर्जा देने के लिए ही था। और जिस तरह से अडानी को उन्होंने जो ब्लैक लिस्टेड थे और स्टेट बैंक से कर्जा दिलवाया, और ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका में दाल की खेती और कोयला का जो खदान खरीदवाया, ये करप्शन में नहीं आता है, क्योंकि वो कानूनी जामा पहना दिया उन्होंने। करप्शन को इन्होंने कानून बना दिया, और मान लिया कि अगर जो करप्शन कानून हो जाएगा तो करप्शन कहा ही नहीं जाएगा। तो जो बैंक दिवालिया हुए और 11.5 लाख करोड़ इन्होंने जो राइट ऑफ किया, बैंकों का पैसा जो राइट ऑफ कर दिया इन्होंने, और जो जनता के पैसे को काट करके कंपनियों को जो पैसा राइट ऑफ किया और बैंकों में पैसा भर दिया।
तो ये करप्शन में आता नहीं है, क्योंकि ये जो करप्शन है कारपोरेट के लेवल पर होता है और देश में रिश्वत लेना करप्शन माना जाता है, लेकिन कारपोरेट की लूट को करप्शन नहीं माना जाता है। ये सबसे बड़ा संकट है। अगर जो कारपोरेट की जो लूट हुई है, अभी अखिल स्वामी जी कह रहे थे कि कारपोरेट टैक्स कम कर दिया, 25% से 15% कर दिया, और जीएसटी वो गरीब आदमी को जो कफन भी खरीदेगा, बीमार दवा खरीदेगा, चाय पिएगा, उसको जीएसटी देनी पड़ेगी और 5% से लेकर 28% जीएसटी देनी होगी। और कारपोरेट टैक्स जो है 25% से 15% कर दिया ला करके, तो उनको जो मुनाफा कमवाया वो करप्शन नहीं है, क्योंकि ये कारपोरेट की सरकार है, उन्हीं की सरकार है और इसीलिए, और करप्शन नहीं है। तो एक बार डिक्लेयर कर दें कि जो पीएम केयर फंड में पैसा है वो किसका पैसा है, ये सिर्फ इतना बता दें कि पीएम केयर फंड में पैसा किसका है। ये बता दें कि जो इनको इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा मिला हुआ है वो किसने दिया है, किसानों ने दिया है कि मजदूरों ने दिया है कि छोटे व्यापारियों ने दिया है कि उनके पार्टी के लोगों ने चंदा दिया है, वो किसने उस पैसे को दिया है, सिर्फ इतना बता दें। तो क्या वो करप्शन का पैसा नहीं आया क्या पीएम केयर फंड में, या जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में आया है वो कौन सा पैसा है। फिर जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भाजपा कार्यालय कितना वो पैसा है, इसको समझना है। फिर देश के सभी जिला कार्यालय 2.5-3 करोड़ के रुपए से बने हैं और छोटे से कमरे में रहते थे, वो पैसा कहाँ से आया है? क्या 9 सालों के अंदर पार्टी की फंडिंग तो मेंबरशिप बढ़ गई क्या, या मेंबरशिप से पैसा आ गया क्या? और तभी लोग जानते हैं भाजपा कार्यालय जिलों में किस किस्म का था और सारे भाजपा कार्यालय कहीं से बने हुए हैं। तो ये पैसा कहाँ से आया है? इनके सारे वर्कर जो पैदल चलते थे और घरों में जाके इनको किस तरह से भोजन करने को मिलता था और सारे 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, वो पैसे कौन दे रहा है इनको? चुनावों में जो पैसा खर्च हो रहा है, जो एमएलए खरीदे बेचे जा रहे हैं, सरकारें गिराई जा रही हैं। अभी जो बम्बई में महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई और चार्टर विमान जो असम से लेकर के और गुजरात तक दौड़ रहे थे, वो किनके पैसे से दौड़ रहे थे? तो कारपोरेट लेवल पर जो करप्शन है, जो लूट कहा जाएगा उसको, वो करप्शन में आता नहीं, लूट में आता है। हम लोग उसको लूट कहते हैं, ये करप्शन को रिश्वत कहते हैं। तो नीचे लेवल पर तो कुछ है ही नहीं, सारे सौदे तो पीएमओ कर रहा है। जैसा मोदी जी ने कहा था 14 में सिंगल विंडो सिस्टम, तो सिंगल विंडो सिस्टम में सारा मामला तो पीएमओ से तय होगा, सारा मामला तो पीएमओ तय करेगा। देवरिया में जो शुगर मिल गौरी बाजार की है, जिसकी हैसियत 250 करोड़ की है और वहाँ की जमीन 400 करोड़ की है, 650 करोड़ की प्रॉपर्टी 13.25 करोड़ में बेच दिया गया है, ये करप्शन नहीं है, ये तो लूट है। तो लूट करप्शन तो आता नहीं है। तो ये जो करप्शन के दायरे में लाया जाएगा, तो बैंक सारे दिवालिया हुए, बैंकों में पैसे नहीं थे तो नोटबंदी की गई थी और बैंकों को पैसा दिया गया, तो बैंक तो बार बार कह रहा था, आप 2016 के तमाम नोटबंदी के बाद आप क्लिप देखिए, फुटेज देखिए, तो बैंक तो कह रहा था कि हमको ब्याज जो है नहीं देंगे। जो बैंकों में पैसा तो जनता का है, बैंकों में कोई कंपनी तो पैसा रख नहीं रही है, तो जनता का पैसा जो बैंक में है और उसको ब्याज देना होगा, तो ब्याज कहाँ से देगा और जो किसी को पैसा नहीं देना होगा? तो जनता कितना लोन लेती है? बकरी पर, भेड़ पर, भैंस पर, केसीसी पर कितना लोन मिलता है? किसान को 50,000 1 लाख रुपए मिलता है, ट्रैक्टर पर 4-5 लाख रुपए मिल जाता है, लेकिन वो लोन जो है कारपोरेट लेता है। और कारपोरेट को सबसे इधर लगातार जो है रेपो दर घटा करके और कारपोरेट को जो ब्याज कम करके उनको पैसा दिया गया, और बैंकों में जो पैसा गया, जितनी ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी, राइट ऑफ करके उनके कर्जे को, एनपीए जो राइट ऑफ हुआ और उनको कर्जे दे दिए गए। तो ये कर्जे दिया गया तो ये बड़ा करप्शन हुआ, लेकिन लूट को करप्शन नहीं मानते हैं। जितना पैसा था, छपा था नोट 15 लाख करोड़ का, उससे ज्यादा पैसा तो अभी बैंक में चला गया, और जो है नेपाल में पैसा पड़ा, भूटान में पैसा पड़ा, आया ही नहीं, तो करप्शन नहीं है। इनका जो एमपी है, इनका एमपी जो कर्नाटका का था, जब नोटबंदी हो गई थी तो अपने लड़की की शादी में 600 करोड़ रुपया खर्च करता है, 600 करोड़ रुपया। वो पैसा कहाँ से आ गया? वो करप्शन नहीं था तो पैसा कहाँ से आ गया? तो ये करप्शन को ये मानते नहीं है। इनका जो भ्रष्टाचार से बहुत पुराना रिश्ता है, और आरएसएस को जिनके प्रोडक्ट हैं उनको झूठ बोलने की आदत है। अभी हमारे
जो है विवेक जी ने बिल्कुल ठीक कहा, तो गोयबल्स तो कहता ही था, झूठ बोलिए 100 बार बोलिए, तेज आवाज में बोलिए, वो सच हो जाएगा। और देश की जो कारपोरेट मीडिया, इसको मोदी मीडिया कहा जाता है, गोदी मीडिया कहा जाता है, वो कारपोरेट मीडिया तेज आवाज में बोलती है कि ईमानदार है ये बेईमानी को दिखाती ही नहीं है, लूट को दिखाती नहीं है। अब बताइए, राफेल में घोटाला हुआ, राफेल में घोटाला हुआ और रंजन गोगोई को जो खामियाजा भुगतना पड़ा उस घोटाले के लिए, राफेल के लिए, जो सेक्सुअल हरासमेंट का मामला उनके खिलाफ आ गया, कैसे सेटल हुआ सब जानते हैं, और उसके बदले राज्यसभा में भेज दिया गया। तो राफेल का मामला कैसे दबाया गया? 36 विमान लिया गया, जो विमान 120 विमान लेना था, उतने पैसे में 36 विमान ही लिया गया। ये जो पैसा, जो बड़ी बड़ी जहाजें खरीदी गई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए, वो पैसा कहाँ से आ गया? वो बजट कहाँ से आया? ये सारा जो पैसा खर्च हो रहा है देश में, और मोदी जी दावे के साथ कह रहे हैं कि हम जो है 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, 80 करोड़ 5 किलो अनाज देते हैं पर हेड। तो 80 करोड़ लोग जो है इतनी गरीबी रेखा के नीचे से कैसे चले गए? और देश में करप्शन नहीं है अगर जो है, और सरकार के लेवल पर नहीं करप्शन अगर जो है, तो गांव में बीपीएल 45% से अबव बीपीएल की संख्या है, बीपीएल 45% से अबव है, ऑन रिकॉर्ड है ये। तो बीपीएल कैसे बढ़ गए? वो पैसा गया कहाँ? फिर करप्शन नहीं है तो जो 612-15 की रैंकिंग में था 2014 में, वो दुनिया के तीसरे रैंकिंग में कैसे चला गया? इस इकोनॉमी को नहीं समझा देते कि बिना करप्शन के इतना पैसा आ सकता है। वो किसान को भी बता दें, वो मजदूर को भी बता दें भाई, कि जो 2009 में 2014 में जिनके पास मात्र जो है, हमको लगता है कि 10-20 हजार करोड़ रुपया होगा, वो ब्लैक लिस्टेड थे, वो स्टेट बैंक में ब्लैक लिस्टेड थे अडानी, जिनको इन्होंने हरी झंडी दिया और कर्जा दिलवाया। तो जो ब्लैक लिस्टेड थे उनको कर्जा मिल गया, और आज वो 13.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी जिनकी हो गई, वो बता दे कैसे पैसा आता है, ये जो करप्शन है कि नहीं है। फिर जो रेल बेचा गया, जो अरबों की प्रॉपर्टी को मामूली पैसे में नीलाम हो जाता है, जो 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 एयरपोर्ट बेच दिए गए, करप्शन बता दें। जिस मुंद्रा जो है एयरपोर्ट पर लाखों करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, वो पैसा कहाँ गया? करे वो करप्शन कहाँ, करप्शन है कि नहीं है? सवाल है कि करप्शन का दायरा क्या है? मोरबी पुल ढह गया और मोदी के मित्र ठेकेदार थे, 2 करोड़ जिसकी लागत थी, 12 लाख रुपया खर्च किया और मोदी जी पर किताब लिख दिया, और इतना उसमें कसीदा पढ़ा कि चुनाव की जरूरत ही नहीं है और देश का निर्माण करना है, तो मैंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए। वो जो है 400-150 लोग मर गए, मोरबी पुल ढह गया, उन्हीं के इलाके में ढह गया, और उन्हीं के मित्र ठेकेदार था जो घड़ी बनाने वाला है, वो पुल बनाने लगा था। वो करप्शन नहीं है तो क्या है? तो करप्शन की परिभाषा अब तय करनी होगी हमको, कि करप्शन कहाँ किसको जाए, क्योंकि उनके लेवल पर करप्शन नहीं है। उनके लेवल पर ये जो आज कल जो घटना हुई है, महिलाओं पर जो लाठियां चली है, जिस तरह से उनकी अरेस्टिंग हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने जिनके मामले में एफआईआर दर्ज कराया सुप्रीम कोर्ट ने, वो संसद में विराजमान है, वो संसद में सम्मानित हो रहा है, वो प्रफुल्लित है, और जो आरोप लगाया है, जो जिनको प्रताड़ित किया गया, जिनको पीड़ा पहुंचाया, और हद से हद जब सेक्सुअल हरासमेंट बढ़ा होगा, तब जाकर महिलाएं सड़क पर लड़ रही हैं, तब जाकर लड़ी। आप याद करिए, यही विपक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी बैठी थी, यही मोदी जो विपक्ष में थे, और यही लोग थे निर्भया कांड में राष्ट्रपति भवन पर चढ़ गए थे। आपको याद होगा, निर्भया कांड में दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पहुंच गए थे लोग, 2012 घटना है। और आज जो है वो अपराधी वो संसद में बैठा हुआ है। अब इन्हीं के समय में जो ये क्या नाम है कि कुलदीप जो है सेंगर, इन्हीं के समय में हाथरस घटना होती है। तो करप्शन कहे किसको? सवाल है असली उठता है कि जिसको करप्शन नहीं कहते हैं तो इसको कहेंगे भाई कारपोरेट लूट है, तो हम कारपोरेट लूट मान लेते हैं इसको, कि अडानी की, अंबानी की, सबकी संपत्ति बढ़ गई। ये जो सेंट्रल विस्टा है, सेंट्रल विस्टा जो बना है, ये उस समय बना जो मजदूर पैदल चल रहे थे, और हजारों करोड़ रुपए वो सेंट्रल विस्टा बना, अब मजदूरों को देख रेख नहीं हुई। तो करप्शन नहीं है तो क्या है? तो सवाल उठता है कि करप्शन की परिभाषा फिर तय होनी चाहिए, और एक करप्शन कोई मान लेंगे कि भाई ये तो संस्थागत है, मान लें भाई ये तो रहना चाहिए। और अब बताइए, सीधा लेटरल एंट्री हो रही है आईएएस में,
आईएएस में सीधे लेटरल मैं एंट्री हो रही है, ये करप्शन नहीं शिवाजी है भाई तो साहब क्या है? जी बिना परीक्षा के लोग पास हो जाएंगे, आईएएस हो जाएंगे। तो जी सीधे सीधे जो पीएमओ तय कर रहा है सारी चीजें, तो वो सीधे कारपोरेट लेवल पर है, इसलिए वो आरटीआई में भी नहीं आएगा, पर बताएंगे ठीक नहीं। है। अडानी के सवाल पूछने पर पार्लियामेंट्रियन को बर्खास्त कर दिया जाएगा, सदन से खारिज कर दिया मैं जाएगा। ये ये तो जी ये जो है, शिवाजी भाई साहब, कौन शिवाजी भाई बताएगा साहब कि कौन लूटता? जी जी भाई साहब। का थोड़ा कंप्लीट करिए, मैं सेकंड राउंड में फिर आता हूं आपके पास, थोड़ा कंप्लीट जी करिए। तो ये कौन बतावे उनको? वो तो बताएंगे नहीं कि जो है हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था क्या है। एमएसएमई में उत्पादन लाखों कंपनियां बंद हो गई, 23 करोड़ आंकड़ा, 23 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गए। तो ये पैसा गया कहाँ? किसके पास पैसा गया? वो पैसा कहीं खर्च तो हुआ नहीं। तो जितनी नोट छपी, जितना पैसा, जितनी इकोनॉमी हमारी है, और जितना बजट पेश किया उन्होंने 40 लाख करोड़ का, वो पैसा गया कहाँ? वो जनता के टैक्स से पैसा गया। तो पैसा गया किसके पास? करप्शन है तो पैसा गया कहाँ? जनता के पास तो पैसा आया नहीं। आम आदमी क्रय शक्ति तो है नहीं, वो बाजार में जाने की हैसियत में नहीं है। मजदूरों की स्थिति है कि मजदूर जबरदस्ती पहुंच जा रहा है, कहा मुझसे काम करा लीजिए, वो दरवाजे पहुंच जा रहा है। ये गाँवों की स्थिति आज की तारीख में है। तो करप्शन तो है नहीं, तो पैसा गया कहाँ? तो गरीब वो पैसा जो छपा, जो बाजार में नोट है, 40 जीएसटी वसूल, इन्होंने बहुत तेजी से कहा जीएसटी वसूल हो रही है, जीएसटी वसूली बढ़ गई है। तो जीएसटी बढ़ी तो पैसा गया कहाँ? आम आदमी में पैसा नहीं है, तो करप्शन के थ्रू पैसा चला गया लोगों के पास। तो सीधे सीधे कहना पड़ेगा। और एक कारपोरेट लूट है, इसको कहा जाए, सीधे करप्शन ना कहा जाए, एक कारपोरेट लूट है। जो देश के कुछ पूंजीपति जो मोदी के मित्र हैं, वो लूट रहे हैं, ये करप्शन नहीं है। जी जी ब्रिजेश जी, आपसे जरा एक चीज और है, क्योंकि कुछ कुछ और पॉइंट्स हैं, मैं उसको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो जो शिवाजी भाई साहब ने बात उठाई है महिला पहलवानों की, ये इस पे साइलेंट है, मतलब इस पे महिला सुरक्षा या इस तरह की चीज पे वो जानबूझ के साइलेंट है, क्योंकि उनको लगता है इस पे बोलने से लोगों में गुस्सा होगा। मैं इनका जो दूसरा कमाल है, मतलब 9 कमाल में जो दूसरा नंबर का कमाल है, वो प्रबल जी का कनेक्शन टूट गया, मैं सोच रहा था ये सवाल उनसे पूछता, लेकिन हो चुकी उनका कनेक्शन टूट गया। वो कह रहा है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, और ये दम भर रहे हैं कि 11 करोड़ फार्मर्स को पीएम किसान एमएसपी के थ्रू इनका फायदा किया। एमएसपी पेमेंट राइस के लिए शुरू हो गया, और फिर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में इतने लाख करोड़ दिए थे, इसमें इतने लाख करोड़ हो गए, और फार्मर की इनकम 9 साल में डबल कर दी, 7 साल में 70% कर दी थी। मुझे जरा एक चीज ये बताइए, तो ये किसान आंदोलन किस लिए कर रहे थे? किसान ऐसे ही मतलब पागल होके वहां बैठे हुए थे क्या? क्योंकि अगर किसान के लिए इतना काम किया है, तो जरा मैं भी समझना चाहूंगा किसान आंदोलन क्यों कर रहे थे। और उसी तरह का एक आंदोलन महिला पहलवानों का भी कुछ कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा था, मालूम नहीं आगे कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन पहले किसान की बात, बीजेपी कह रही है कि हमने किसानों के लिए बहुत किया, 9 साल में उनकी इनकम डबल कर दी करीब करीब। अच्छा, इस पर आधा मिनट में एक डेटा दे दूं, आधा मिनट हाँ, एक डेटा दे दूं आपको। आप शिवाजी भाई साहब, बिल्कुल आप ग्राउंड से बोल रहे हैं, आप बिल्कुल बोलिए। ये जो है गांव का एक किसान जब 5 बीघा गेहूं, 3 एकड़ से ऊपर किसान है, वो लव किसान नहीं आता, वो जो है जनरल में आ जाता है, टैक्स पे करता है, मैंने मालगुजारी देता है। 5 बीघे का किसान जो है, 20 कट्ठा का जो बीघा हमारे यहाँ होता है, वो गेहूं पैदा करता है, 50 किलो एवरेज गेहूं पैदा करता है। उसकी आय होती है 1 लाख रुपए। और जब 5 कुंटल गेहूं पैदा करेगा तो वो उसकी आय 1 लाख होती है। उसका खर्चा डेली, जो गांव का खर्चा है, 800 रुपया महीना बिजली का बिल है, आधा लीटर पेट्रोल, और जो 5 बैग गेहूं है तो एक मोटरसाइकिल आधा लीटर पेट्रोल है। और वो जो है आपका गैस सिलेंडर जो है, वो 14,000 रुपये एक सिलेंडर खर्च करता है, तो 14,400 रुपये खर्च करता है। ये पूरा खर्च मैंने जब जोड़ा तो खर्च आता है 44,000 रुपये साल का खर्च आता है। और पूरा जो 5 बीघा गेहूं बेच देता है वो, उसको बचता है 42,000 रुपये, उसके पास बचते हैं, सिर्फ बचते हैं। जो पूरा उन्होंने कहा कि एमएसपी दे दिया, तो जो एक भी क्विंटल गेहूं खरीदारी एमएसपी पर नहीं हुई है, बनिया खरीद के ले गए गाँव समाज, गाँव में लगातार रह रहे हैं, गाँव में देख रहा हूँ। तो वो 44,000 रुपये जो उसका महीने साल का खर्च है, केवल पेट्रोल का, गैस का और बिजली का, देते कितना उसको है? 500 रुपये महीना देते हैं, यानी साल का 6,000 रुपया देते हैं। और गैस का लिया उन्होंने 400 के बदले 4,000 के बदले 8,000 रुपया गैस में लिया उन्होंने, 8,000 यहाँ ले लिया। पेट्रोल में ले लिया उन्होंने
जो 50 रुपया के पेट्रोल 60 रुपया पेट्रोल था वो 100 रुपया पर, तो 40 रुपया का 20 रुपया पर महीने, तो 1200 रुपया हो गया, 18,000 रुपया उन्होंने गैस पे पेट्रोल पर ले लिया उन्होंने। तो 6,000 रुपया दिया और पेट्रोल पर 18,000 रुपया ले लिया, गैस पर 8,000 रुपया ले लिया उन्होंने, और बिजली पर जो 200 रुपया बिजली का 100 रुपया कटे कनेक्शन लगता था वो जो है 12/96 10,000 रुपया समथिंग, तो उन्होंने उसमें ले लिया 8,000 रुपया बिजली पे ले लिया। तो 6,000 रुपया दिया और 44,000 में से घटा दीजिए उसको, इस हिसाब से उन्होंने 30,000 रुपया ले लिया उनसे, 30,000 ले लिया और दिया उनको 6,000 किसान को सम्मान निधि। और किसान की आय घट गई क्योंकि खाद का दाम बढ़ गया, 50 किलो वाले बोरे को 45 रुपया 45 किलो कर दिया, और डाई का रेट और यूरिया का रेट बढ़ा दिया। बिजली का रेट बढ़ने से सिंचाई बढ़ गई, तो ट्रैक्टर का दाम बढ़ गया, खुरपी का दाम बढ़ गया, हंसुआ का दाम बढ़ गया, तो सभी चीजों का दाम बढ़ा। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से किराया उसका बढ़ गया। तो 6,000 रुपया देकर इन्होंने साल का 6,000 और लिया इन्होंने उससे 50,000 रुपया वसूल लिया, मतलब सामान्य किसान का जो 5 बीघा का जी, तो किसान को तो लूट लिया जी। शिवाजी भाई साहब, बहुत संक्षेप में सिर्फ एक बात बता दीजिए, जो ये कह रहे हैं कि हमने 9 साल में इनकम डबल कर दी, भाई मैं भी उसी से आता हूं, मुझे तो किसी के आपके दाम कहां पहुंच रहे हैं, और इनकम तो अगर बैंक में ऐसे ही रख दीजिए तब भी डबल हो जाएगी, वो तो इसमें कोई तो ये इन्होंने लूट किया, किसानों की लूट किया, 6,000 दे करके और 32,000 लूट लिया उसका। चलिए 32,000 लूट लिया, 6,000 दिया जी। जैसे नोटबंदी की जवाब कौन देगा, बालाकोट का जवाब कौन देगा, मानव कल्याण के जितने पैरामीटर्स हैं जो सोशल, उस पे सब पे हम फेल हो रहे हैं। मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज कौन जवाब देगा। मणिपुर और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आपने लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी खत्म ही कर दी, कब इलेक्शन होंगे कुछ पता नहीं। मणिपुर में आप किस तरह से कल गोली चल रही है वहां। और सबसे अंत में मैं इसलिए इसको आप लोगों से बात करना चाहूंगा और आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगा कि एक हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, आईपीएस अफसर हैं, डॉक्टर एनसी अस्थाना, और उनका अपना ट्विटर अकाउंट है जहां पे वो खुद लिखे हुए हैं, फॉर्मर डीजीपी केरला एंड एडीजी बीएसएफ एंड सीआरपीएफ। आगे लिखे हैं, फायरिंग ऑन ऑल बैरल्स टू सिक्योर जस्टिस फॉर द हिंदूज। ये अस्थाना जी आज सुबह पहलवान जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए लिखे हैं, जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे मगर तुम्हारे कहने से नहीं। अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में जिसकी गोली उसका अधिकार है, उचित परिस्थिति में वो हसरत भी पूरी होगी, मगर यह जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। यह हिंदुस्तान का एक ऐसा व्यक्ति, आईपीएस अफसर जो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है, वो ये वक्तव्य दे रहा है। मैं इस पे, क्योंकि मैं वैसे ये करता, बीजेपी ने आज इस हद तक पहुंचा दिया है कि अब ये इस तरह के लोगों की ये कहने की खुलेआम हिम्मत है और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट बस एक लाइन का, शिवाजी भाई साहब, इससे डॉक्टर एनसी अस्थाना एक्स आईपीएस अफसर रिटायर हो गए हैं, उनका कहना यह है कि अब मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पे। शिवाजी भाई साहब एक बहुत संक्षेप। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। जो आईपीएस अफसर जो है निश्चित रूप से दिमागी तौर से ठेठ जो है, ये धार्मिक होते हैं और हिंदू होते हैं और मुस्लिमों से नफरत करते हैं आईपीएस अधिकारी। जितने आईपीएस अधिकारी होंगे संजोग से 1-2 आपको मिल जाएंगे जो आपको धर्मनिरपेक्षता के आधार पर दिखाई देंगे या भारत के संविधान में भरोसा करेंगे। वो ठेठ जो होते हैं वो जो है बिल्कुल डिक्टेटर होते हैं दिमागी तौर से। इसलिए वो बिल्कुल अपने स्वभाव, अपने दिमाग के हिसाब से जो स्ट्रक्चर पूरा उनका है उसके मुताबिक उन्होंने अपने बयान दिया है। रिटायर होने के बाद भी अभी उसमें है। आपने देखा एसआर दारापुरी कैसे ले जाकर बंद कर दिया इन लोगों ने। 74 साल के आदमी को आईपीएस अफसर एसआर दारापुरी, वो दलित जाति के हैं और वो जो है वामपंथी लड़ रहे थे, उनको पकड़ करके सीए आंदोलन में घसीट के बंद कर दिया इन लोगों ने। और वहाँ के आईपीएस अधिकारी ने, वहाँ का लखनऊ कमिश्नर ने बंद करवा दिया, पुलिस कमिश्नर ने। ये बिल्कुल डिक्टेटर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अगर जो कोई डिक्टेटर नहीं है, थोड़ा सा लिबरल होगा, तो उनकी स्थिति अमिताभ ठाकुर जैसी होती है। कैसे पकड़ के उनको उठा के गाड़ी में डाल दिया था अमिताभ ठाकुर को, जो आईपीएस में रिटायर नहीं हुए थे तब डाल दिया था। ये बात साफ है कि इनका जो दिमाग है और जो स्ट्रक्चर है देश का, जो पुलिस का स्ट्रक्चर है, इसीलिए कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि पुलिस जो है गवर्नमेंट का हंटर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है, बहुत पहले की बात मैं कह रहा हूँ। और लगातार पुलिस का जो है वो क्या नाम, उसका पुनर्गठन होना चाहिए और ठीक होना चाहिए। और एक चीज और बता दूं भाई साहब, इतना जी बड़ा अधिकार पुलिस में इतने छोटे अधिकारी को नहीं मिलना चाहिए। और जी डिसेंट्रलाइज होना चाहिए पावर पुलिस के अंदर। जो एफआईआर लिखेगा वही जांच करेगा, और वही जांच करेगा वही जेल भेज देगा, वही सबूत भी तैयार कर लेगा, उसी का बयान मान भी लिया जाएगा। इसलिए पुलिस का जो भारत का ढांचा है, आज जरूरत है आमूलचूल परिवर्तन की, कि जांच विभाग अलग करेगा, एफआईआर वो दर्ज करेंगे। तो अगर जी डिसेंट्रलाइज नहीं किया जाएगा तो जी आईपीएस जी अफसर जो होते हैं, मैं तो मानता भुक्तभोगी हूँ भाई साहब, और जी करप्ट इतने होते हैं, इतने करप्ट होते हैं शिवाजी भाई कि साहब ये जो खत्म है, करिएगा। तो उनका बयान बिल्कुल उनके दिमाग के हिसाब से, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से है। जी वो तो शिवाजी जनता भाई के साहब दबाव में, कंप्लीट करिए, हाँ जनता के कंप्लीट दबाव करिए। में थोड़ा सीधा दिखते हैं, जनता के दबाव में थोड़ा सीधा दिखते हैं, वो जन दबाव के नाते दिखते हैं। बाकी ठीक तो उनका ठीक है स्ट्रक्चर जैसा है, उन्होंने बयान दिया ठीक है।